गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, लिटिल टेक्निकल इशू, टुक सम टाइम टू स्टार्ट द क्लास। तो आइए शुरुआत कर देते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेशन हमारा चालू है और हम लोग आ चुके थे 30 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के देख चुके थे और 31st क्वेश्चन पे हम लोग यहां पर आ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास में कि जब एक ही सवाल के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाए, हम ऑलरेडी उन सवालों को देख चुके हैं जहां आप लोगों से सिंगल क्वेश्चन फॉर्मेट पूछा जाता है। सिंगल क्वेश्चन फॉर्मेट यानी कि एक ही प्रश्न फॉर्मेट आप लोगों से पूछा जाए। सिंगल क्वेश्चन फॉर्मेट आप लोगों का ज्यादातर एग्जाम में फॉलो होता है, जैसे एसएससी के सारे एग्जाम भले ही वो प्री लेवल हो या मेंस लेवल हो, सिंगल क्वेश्चन फॉर्मेट फॉलो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेलवे के सभी एग्जाम जो हैं उनमें आपके प्री लेवल या मेंस लेवल पे सिंगल क्वेश्चन यानी कि एक ही प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादातर जगह आपको यही मिलेगा, बहुत रेयरली यहां पे आपको एक से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे। वहीं पे 5 क्वेश्चन फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जो बैंकिंग एग्जाम हैं आप लोगों के वहां पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन कई तरह के प्रश्नों में यह देखा गया है कि बैंकिंग पैटर्न वाले जो क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस हैं वो सेम पजल के ऊपर 5 अलग अलग प्रश्न बना के आप पूछ लेगा, 5 शिफ्टों में पूछ लेगा एक ही सवाल को। सवाल नीचे वाला अलग है, बाकी बीच में जो पजल को सॉल्व कैसे करना है वो पार्ट हमारे पास में क्या है, एकदम समान है। तो आइए हम ऐसे ही फॉर्मेट के ऊपर चलते हैं यहां पे। तो प्रश्न है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। 7 persons A, B, C, D, E, F or G live in a 7-story building. The bottom floor is numbered 1 and the floor above it is numbered 2 and so on. The topmost floor is numbered 7. All the persons are working with different shops. सब अलग अलग दुकानों के साथ काम भी करते हैं। तो ये इंग्लिश में यहां सवाल है, यहां आपको हिंदी में दे रखा है। पहली बात तो 7 व्यक्ति हैं हमारे पास में और 7 मंजिला में रहते हैं, यानी कि हर व्यक्ति अलग अलग फ्लोर पे रहता है। नीचे का तल 1 नंबर, ऊपर 2 और इसी तरीके से 7 नंबर तक हैं। सभी व्यक्ति अलग अलग दुकानों में काम करते हैं। कोई लिबर्टी की दुकान पे काम करता है, कोई पूमा, कोई सोनाटा, टाइटन, रीबॉक, नाइकी, वॉलमार्ट। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। कितनी जानकारियां हैं, व्यक्ति का नाम, कौन से फ्लोर पे है, कौन सी दुकान में काम करता है, 3 एलिमेंट कि सर 3 चीजें हैं इस सवाल। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सी तीसरी मंजिल पे रहता है, तो मंजिलों की जहां भी बात आती है, मंजिल पे 2 हमने सवाल देख रखे थे। ऐसे सवाल मंजिल पर देखे हुए हैं जिन क्वेश्चंस के अंदर, जिन सवालों के अंदर हमारे पास में मंजिल जो है वो दे रखी और मंजिल पे रहने वाला ज्ञात करना हो। 2 एलिमेंट हमने देख लिए थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे 3 एलिमेंट पे जा चुका है। तो फ्लोर बेस्ड पजल बहुत ही सामान्य पजल है किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, अब देखो 1 हमारे पास में, सर 1 मंथ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस आप 1 मंथ के 1 वीक में कवर कर लो। रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो स्पीड चाहिए वो स्पीड आप बरकरार कर सकते हैं। ठीक है, लाइव सेशन अपने एक फ्लो में चलते हैं। जो टॉपिक आपको वहां परेशान कर रहा है जल्दी कवर करने में, उसको आप लाइव में आके कवर कर लें। ओके, यहां देखो 1 से 7 तक के फ्लोर हैं। अब हमारे पास में यहां तो है व्यक्ति का नाम और यहां है शॉप का नाम, ये हम लिखते हुए चलेंगे। चलिए देखें, इसने कहा है सी तीसरी मंजिल पे रहता है, तो ये लो भैया सी यहां रहता है, इसमें तो सीधा सीधा दिया हुआ है। लेकिन लिबर्टी की दुकान में काम नहीं करता है। ये किस में काम नहीं करता, लिबर्टी की दुकान पे काम नहीं करता है, दर्शा दिया शॉर्ट फॉर्म में। आगे देखो, बी पूमा के साथ काम नहीं करता है। बी जो है वो पूमा के साथ काम नहीं करता है, जो वॉलमार्ट के साथ काम करता है, टाइटन के साथ काम करने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे रहता है। तो आगे दिया है बी 3rd फ्लोर बट डज नॉट वर्क विथ लिबर्टी। बी डज नॉट वर्क विथ पूमा, यहां डॉट होना चाहिए। ठीक है, बी पूमा के साथ काम नहीं करता। द वन हु वर्क्स विथ वॉलमार्ट लिव्स इमीडिएटली बिलो पर्सन हु वर्क्स विथ टाइटन।
तो यहां दिया है कि सर बी जो है पूमा के साथ काम नहीं करता है, ठीक है, पूमा के साथ काम नहीं करता है। तो ये लीजिए बी और पूमा के साथ काम नहीं करता, ये शॉर्ट फॉर्म में दे दिया। आगे चले, जो वॉलमार्ट के साथ काम करता है वह टाइटन के साथ काम करने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे, यानी कि टाइटन वाले के नीचे वॉलमार्ट वाला आएगा ठीक नीचे। क्या आएगा? ठीक नीचे। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म में जानकारी हुई। आगे चलें, एफ सोनाटा के साथ काम करता है, एफ जो है वो सोनाटा के साथ काम करता है, तो एफ सोनाटा के साथ काम करता है। आगे देखें, लेकिन न तो सम क्रमांकित मंजिल पे रहता है, नहीं लिबर्टी के साथ काम करने वाले व्यक्ति के ठीक ऊपर। क्या कंडीशन दे दी? एफ सम क्रमांक पे नहीं रहता तो दूसरे पे नहीं रहेगा, चौथे पे नहीं रहेगा, छठे पे नहीं रहेगा। साथ ही एक और शर्त है, न ही लिबर्टी के साथ काम करने वाले व्यक्ति के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, तो लिबर्टी जहां भी होगा उसके ठीक ऊपर एफ नहीं रह सकता, ठीक ऊपर एफ नहीं रह सकता। आगे आए, जिस मंजिल पर ए रहता है उस मंजिल के ठीक ऊपर जिस पर बी रहता है। ठीक है, जिस मंजिल पर ए रहता है वह उस मंजिल के ऊपर है जो बी के ऊपर है। क्या दे रखा है? ए इज इमीडिएटली अबाउट द फ्लोर ऑन विच बी लिव्स। ए बी के जस्ट ऊपर रहता है, तो ये लो भैया हमने लिख दिया ऐसे, तुरंत ऊपर रहता है, जहां जगह होगी बिठा देंगे। लिबर्टी शॉप के साथ काम नहीं करता है, यहां किसी ना किसी को ये खा गया, तो ए डज नॉट वर्क विथ लिबर्टी शॉप, ए लिबर्टी शॉप के साथ काम नहीं करता है। तो ए जो है वो लिबर्टी के साथ काम नहीं करता है। आगे आओ, वह व्यक्ति जो नाइकी के साथ काम करता है पूमा डी के साथ काम करने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे रहता है। ठीक है, द वन हु वर्क्स विथ नाइक लिव्स इमीडिएटली बिनो द वन हु वर्क्स विथ पूमा, पूमा में काम करने वाले के ठीक नीचे रहता है नाइक में काम करने वाला। तो पूमा में काम करने वाले के ठीक नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिखो नाइक में काम करने वाला रहता है। ठीक है, तुरंत नीचे वह मंजिल संख्या 3 पर रहता है। आगे लिखा है इसने पूमा। डी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6, डी फ्लोर संख्या 6 पर रहता है। 6 ने तो ए और ई रीबॉक के साथ काम करते हैं। थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ा रखी है यहाँ पे, इंग्लिश के साथ चले हम लोग। तो इसने कहा है कि डी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6, 6 नंबर पे डी रहता है, तो लीजिए हमने बिठा दिया 6 नंबर पे रहता है डी। और बताएं, और इसने बताया कि नाइदर ए नॉर ई वर्क्स विथ रीबॉक, ए और ई रीबॉक के साथ काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ए और ई रीबॉक के साथ काम नहीं करते हैं, तो यहां रीबॉक नहीं, ई भी रीबॉक के साथ काम नहीं करेगा। और देखें, ए और ई रीबॉक के साथ काम नहीं करते। जी वर्क्स विथ टाइटन एंड लाइज ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, जी सबसे ऊपर के फ्लोर पे है और टाइटन के साथ काम करता है। तो चलिए, जी सबसे ऊपर के फ्लोर पे है और टाइटन के लिए कार्य करता है। अब इतनी जानकारी सवाल ने छाप दी, हमारे पास में है, इतनी जानकारी आपके पास में है। अब आपकी बारी। अब तक तो कोई दिमाग नहीं लगाया, अब आपको दिमाग लगाना है कि हमारी कसरत शुरू हो। तो यहां देखिए, यहां अगर हम लोग देखें, वॉलमार्ट के ऊपर टाइटन हमारे पास में है, एफ सोनाटा, इनको फिट करना है। कैसे फिट करें, ये सबसे बड़ा टास्क हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, तो देखो, एफ 2 4 6 पे नहीं हो सकता, तो एफ की जगह या तो 5 है
या 1 नंबर है। क्या बोला इसने? एफ की जगह या तो 5 नंबर पे है या 1 नंबर पे। ध्यान से देखो, एफ यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, तो एफ की जगह ही बेचारी की 2 जगह बची है। या तो एफ आ जाएगा इस जगह पे या एफ आ जाएगा इस जगह पे, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी को। ठीक है, एफ का ये बता दिया इसने। एफ सोनाटा के साथ में काम करता है, टाइटन के नीचे वालमार्ट है, तो ये सीधा सीधा दिया हुआ है, लाल पेन से मैं लिख रहा हूं, ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन है वालमार्ट। आप एग्जाम में केवल पहला लेटर लिखें। वालमार्ट हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब देखो इसने कहा बी पूमा के लिए कार्य नहीं करता। पूमा के नीचे नाइक है। ठीक है, पूमा के जस्ट नीचे कौन है? नाइक है। ए और बी लगातार रहते हैं, तो अब ध्यान से देखो, ए और बी यहां आ सकते हैं, ए और बी यहां आ सकते हैं, दोनों कहीं पर भी हमारे पास में यहां पर हो सकते हैं। ए और बी जो हैं दोनों इस जगह भी हो सकते हैं, दोनों इस जगह भी हो सकते हैं। अब हमें एक पॉसिबिलिटी यहां पे लेकर के चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये संभावना की तरफ जा रहा है। तो ए और बी की अगर मैं बात करूं, तो सर ए और बी को यहां ले लेते हैं एक बार के लिए, तो ये संभावना ले ली, बॉक्स में मैंने डाल दी। अगर ए और बी यहां पे आ गए तो एफ यहां नहीं बैठेगा, तो एफ आ गया इस जगह पे, और एफ के आते ही हमें पता लग गया कि ई होगा यहां पर। ठीक है, तो जैसे ही हमने ए बी को यहां पे माना, ये हमने माना है, हमें गारंटी के साथ में नहीं पता है। इसने बताया एफ सोनाटा के लिए काम करता है, तो ये आ गया सोनाटा। ठीक है, और देखो एफ के नीचे लिबर्टी वाला नहीं है। ठीक है, यहां हमने देखा कि ई रीबॉक के साथ काम नहीं करता, तो यहां रीबॉक नहीं आएगा, ये भी सवाल में दिया हुआ है। और पूमा के नीचे नाइक है, तो पूमा के नीचे नाइक है, वो काफी जगह आ सकता है हमारे पास में। ए लिबर्टी और रीबॉक नहीं है, लिबर्टी यहां नहीं हो सकता, रीबॉक यहां नहीं हो सकता, ये जानकारी हमारे पास में है। ठीक है, अब देखो ई के साथ भी रीबॉक नहीं हो सकता, पूमा के जस्ट नीचे नाइक है, तो पूमा नाइक इधर आ सकता है, फिर उस स्थिति में लिबर्टी को इधर आना पड़ेगा, रीबॉक को इस तरफ आना पड़ेगा। ठीक, और जानकारी हमारे पास बी पूमा के साथ नहीं है, तो सर यहां पूमा नहीं है, इतना सवाल ने हमें दे रखा है, वो हमने दर्शा दिया ए और बी को मान के। अब देखो अब हमारे पास में है कि सर पूमा के नीचे नाइक है, तो पूमा इधर तो आ नहीं सकता, पूमा नाइक इधर नहीं हो सकता, पूमा और नाइक इधर हो सकते हैं, पूमा और नाइक इधर हो सकते हैं, ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास पूमा और नाइक के लिए। ठीक है, पूमा और नाइक के लिए हमारे पास में दो संभावनाएं यहां पर हो जाती। तो देखो पूमा और नाइक को इधर हम लोग ले लेते हैं, तो हमारे पास लिबर्टी और रीबॉक बचेगा। ठीक है, और दोनों के दोनों यहां नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये संभावना नहीं है, ये पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पूमा और नाइक को यहां बैठा दिया तो लिबर्टी और रीबॉक दोनों नहीं हो सकते, तो इनमें से एक जना नहीं बैठेगा, इसीलिए प्यूमा यहां पे और नाइकी यहां पे, ये हमारे पास पूमा और नाइक यहां पर रहे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखें और कोई संभावना हमारे पास थी नहीं। इन दोनों की बात करें तो रीबॉक को आना पड़ेगा इस जगह पे और लिबर्टी को आना पड़ेगा इस जगह पे, तभी ये हमारे पास में एक सूटेबल अरेंजमेंट यहां पर हो सकता है। ये जाता है 5 क्वेश्चन फॉर्मेट। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन फॉर्मेट है जो आपको सोचने पे थोड़ा सा ज्यादा मजबूर करता है। तो जितना नीले में लिखा हुआ है इसको सोचना काफी टिपिकल है। ठीक है, संभावनाओं पे जाना, एक तो ये सोचना कि सर यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो इधर नहीं रखे जा सकते, आप रखते तो भी एलिमिनेट हो जाता, बट खुद से आर्ग्यूमेंट था कि हमारे पास 4 बाकी हैं, एक तो लिबर्टी और रीबॉक नहीं बैठा है, पूमा और नाइक नहीं बैठा है। पूमा और नाइक को अगर देखा जाए, पूमा इधर तो आ नहीं सकता, इसका मतलब पूमा और नाइक या तो यहाँ पे या फिर इस जगह पे होंगे। यहां रख देंगे तो लिबर्टी और रीबॉक को बिठाया जा सकता है, लेकिन अगर पूमा और नाइक को यहां रख दिया जाए तो ऊपर नहीं बिठा सकते। ठीक है, इस लेवल पे ये सोचने पे मजबूर करेगा, और इस लेवल पे आप तभी सोच पाओगे जब क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीख जाते हो। इस सवाल को दूसरी बार पढ़ोगे तो वैसे ही चलेगा आपके 10 15 20 सेकंड, तो दूसरी बार पढ़ना तो आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते।
ठीक है, बैंक में भी ऑन एन एवरेज की बात की जाए तो आपके पास 2.5 से 3 मिनट का समय रह जाता है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो 5 टिक करने होते हैं, फिर इसके बाद में कितने 5 क्वेश्चन टिक करने होते हैं। अब देखो यहां अगर हम लोग देखें तो पूरा फिट हो चुका है, कोई भी कंडीशन देखो गलत नहीं है। बी के साथ पूमा नहीं होना चाहिए तो नहीं है, एफ के नीचे लिबर्टी नहीं होना चाहिए तो एफ सबसे नीचे है हमारे पास में। ठीक है, ई के साथ रीबॉक नहीं होना चाहिए, नहीं है। पूमा के नीचे नाइक होना चाहिए, बिल्कुल नीचे है। ए के ऊपर बी के ऊपर ए होना चाहिए, बिल्कुल है। ए लिबर्टी और रीबॉक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है हमारे पास में। ठीक है, और ये जानकारी होनी चाहिए थी। ए और बी को हम नीचे लेके चलते तो एक संभावना और बनती, वहां पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो एकदम सटीक बैठा है सब कुछ। तो अब देखो निम्नलिखित में से कौन पहली मंजिल पर रहता है? पहली मंजिल पे कौन रहता है? तो पहली मंजिल पे हमारे पास में कौन है? एफ सोनाटा वाला। ठीक है, एफ रहता है सोनाटा, द वन हु वर्क्स विद सोनाटा। वो एक रहता है जो सोनाटा के साथ काम करता है। आगे अगला, ई निम्नलिखित में से किस दुकान पर काम करता है? ई किस दुकान पे काम करता है? आ जाओ सवाल पे कि सर ई करता है लिबर्टी की दुकान पे काम। किस पे काम करता है? लिबर्टी की दुकान पे। ई करता है लिबर्टी की दुकान पे काम। आगे है, आगे है निम्नलिखित में से कौन नाइकी के साथ काम करने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे? नाइक के साथ काम करने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे, तो नाइक के साथ काम करता है बी, इसके ठीक नीचे है सी जो रीबॉक में काम करता है। सी है इसके नीचे, कौन है? सी जो है उसके ठीक नीचे हमारे पास में होगा। आ गया। अगला देखें, सोनाटा में काम करने वाले और पूमा में काम करने वालों के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? सोनाटा में काम करने वाले और पूमा, सोनाटा और पूमा वाले के बीच कितने लोग रहते हैं? तो सोनाटा यहां, पूमा यहां, कितने लोग रहते हैं? 3 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं बीच में? 3 लोग। बीसी कितने लोग रहते हैं? 3 लोग हमारे पास में वहां पर रहते हैं। आंसर टिक करने बस जो हमारी टेबल आई है उससे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी सबसे ऊपर मंजिल पर नहीं रहता है। ये तो सवाल नहीं दे रखा था, ऊपर रहता है। सोनाटा में काम करने वाला व्यक्ति 5वीं मंजिल पे रहता है। सोनाटा तो सबसे नीचे था, ये भी गलत है। ई काम करता है, लिबर्टी की दुकान है, 4थी मंजिल पे रहता है। बी नाइकी में काम करता है और 4थी मंजिल पे रहता है। आई थिंक ये वाला सही है, चेक कर लेते हैं। बी 4थी और नाइकी में, बी बिल्कुल 4थी मंजिल पे है और नाइकी में काम करता है, ये बात एकदम सत्य है। ठीक है, डी एकदम सत्य है कि बी नाइक के साथ काम करता है और 4थी मंजिल पे रहता है। 5 सवाल पूछे इसने एक ही पजल के ऊपर। आ गया है। अगला हमारे पास में देखिए, 6 व्यक्तियों ABCD E और F का एक परिवार है। वे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, सेल्समैन, इंजीनियर और लेखाकार हैं। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न पिछले साल में पूछा गया है कई जगह, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया, ये पैटर्न आपके आईबी के एग्जाम में पूछा गया ये पैटर्न। ठीक है, एसएससी के लेवल पे पहले पूछा जा चुका है, मतलब 2020 से पहले भी पूछा जा चुका है, उसके बाद नहीं पूछा है वो बात अलग है। रेलवे 2 एलिमेंट पे जा चुका है 2022 के मेंस में। तो लगभग हर एग्जाम का ये पार्ट है जिसमें ब्लड रिलेशन के ऊपर आप लोगों से पजल पूछ ली जाती। कैसे सवाल आता है आपके सामने है, देखिए। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। 6 व्यक्तियों ABCD E और F का एक परिवार है। वे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, सेल्समैन, इंजीनियर, लेखाकार हैं। और सबका प्रोफेशन आ गया। 6 लोग हैं। 6 लोग क्या क्या काम करते हैं वो हमें दे रखा है। डी सेल्समैन महिला शिक्षक से विवाहित है, तो यहां पारिवारिक संबंध भी दे रखा है और एक दूसरे के प्रोफेशन जो हैं वो भी यहां पर बता रखे। तो डबल एलिमेंट में ब्लड रिलेशन है। क्या है? 2 एलिमेंट पजल प्लस ब्लड रिलेशन दोनों मिक्स करके पूछ लिया।
ब्लड रिलेशन के ऊपर पजल सामान्य है और लगभग हर एग्जाम में दस्तक दे चुकी है, भले ही इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछी गई है। देखो, जैसे हम अप्रोच करते हैं रक्त संबंध का प्रश्न बनाते समय, रिलेशंस को दर्शाना है केवल। ठीक है, देखिए 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF का एक परिवार है, वकील, शिक्षक, सेल्समैन, इंजीनियर, लेखाकार हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं 6 लोगों में। ठीक है, डी सेल्समैन महिला शिक्षक से विवाहित है। डी जो सेल्समैन है वो किससे विवाहित है? पति पत्नी को हम ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है, आधे सर्कल से, महिला शिक्षक से। ठीक है, किससे? महिला शिक्षक से। तो जिससे भी शादीशुदा है, महिला है तो इसको माइनस से दर्शा दिया, ये पुरुष होगा, और ये है टीचर। आगे देखो, एक तो जोड़ा ये हो गया, एक और जोड़ा है। डॉक्टर की शादी वकील से हुई है, डॉक्टर की शादी वकील से हुई है, तो डॉक्टर की शादी वकील से हुई है। एफ लेखाकार बी का पुत्र है और ई का भाई है। एफ जो लेखाकार है, एफ लेखाकार बी का पुत्र है, बी का पुत्र है। ठीक है, एफ जो है वो बी का पुत्र है, ये लीजिए, और ई का भाई है, ये लीजिए, ई का भाई है, ये रिलेशन दे दिया। वकील सी दिया हुआ है, सी द लॉयर, सी जो है वो लॉयर है, तो सी लॉयर है, ये बता दिया। सी द लॉयर इज डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ है, तो डॉटर इन लॉ कब होगी सर? जब माइनस है, इसका मतलब डॉक्टर क्या है? एक मेल है। सी द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है, डॉटर इन लॉ ऑफ ए, यहां खत्म हो रहा है ये सेंटेंस। तो ए की डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब ए जो है डॉक्टर का भी हमारे पास में क्या है? फादर या मदर है। ठीक है, आगे देखें। ई इज द अनमैरिड इंजीनियर, ई अनमैरिड है और ई क्या है? इंजीनियर है और अनमैरिड है। ठीक है, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, एफ की ग्रैंड मदर है ए, तो एफ की ग्रैंड मदर कब होगी? जब एफ के पिताजी और पिताजी के पिताजी ए होंगे। इसका मतलब हम कैसे फिट करेंगे? अब फिट कर रहे हैं, देखो अब पजल वाला पार्ट है। ब्लड रिलेशन करोगे वो लिख लिख के दे देगा पूरा, पूरा लिख के हटोगे, सवाल सॉल्व हो जाता है। लेकिन पजल है तो सोचने पे मजबूर करेगा, आपकी बुद्धि को प्रयोग में लाने के लिए मजबूर करता है। तो यहां एफ हमारे पास में बोला है कि ए एफ की दादी है, एफ की दादी है, तो ए आ गया यहां पे, और ए के बारे में बताया दादी है। दादी है तो ध्यान से देखो, ए का बेटा डॉक्टर, उसकी पत्नी सी, तो बी हो जाएगा डॉक्टर, इसकी पत्नी हो जाएगी सी जो कि है लॉयर। ठीक है, अब देखो सेल्समैन की वाइफ है टीचर, ये कहां होगा? ये दोनों तो बच्चे हैं एफ और ई, तो यहां ये शादीशुदा जोड़ा कहां फिट होगा? कि सर एक ही परिवार है, 5 लोग आ गए, छठा और आएगा, तो सीधी सी बात है, इसका पति मिसिंग है, तो पति डी होगा जो एक सेल्समैन है, और ए जो है क्या होगा? टीचर। तो टीचर, सेल्समैन, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, एक प्रोफेशन बचा है। कौन सा प्रोफेशन है? कि साहब ये बच गया हमारे पास में अकाउंटेंट। कौन है? अकाउंट। तो सबकी जॉब है, इस प्रकार से ये व्यवस्थित होंगे, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है जब रक्त संबंध के ऊपर आप लोगों से पूछा गया हो। ठीक है, ए एफ की दादी है। तो देखिए, अब आ जाते हैं सवाल पे। मर्ज करने वाला पार्ट था आपके सोचने का, हर पजल एंड में आपको थोड़ा सा पार्ट सोचने के लिए छोड़ रही। तो देखिए, यहां हमारे पास में ई एफ से किस प्रकार संबंधित है?
ई जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखो ई और एफ का क्या रिलेशन हमारे पास में होगा। ई रिलेटेड टू एफ, ई एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां ई एफ का क्या लगेगा कि सर ई का जेंडर नहीं बताया, ठीक है, ई का जेंडर नहीं बताया, और थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ कर रखा है यहां पे, इंग्लिश में ठीक है, द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। ए की बहू है, ई अविवाहित इंजीनियर है, अविवाहित इंजीनियर है, इतना पता है, मेल है फीमेल ये नहीं पता हमको, ठीक है। तो देखो पूछा है हमसे यहां पे इन्होंने कि ई एफ से कैसे संबंधित है, कि सर ई क्या लगेगा, ई के बारे में नहीं बता सकते, भाई या बहन दोनों में से कुछ भी लग सकता है, हम जाएंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड के साथ में, कि ये सवाल की जानकारी के आधार पर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। आगे देखो बी का पेशा क्या है, कि साहब बी का पेशा क्या है, बी का पेशा है डॉक्टर, बी क्या है, डॉक्टर है। आगे आओ अगला देखें, ए का पेशा क्या है, कि सर ए का पेशा डायग्राम में है, एक बार सॉल्व करने में टाइम लगाना था केवल, ए टीचर है। आगे देखो आगे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युगल में से एक है, दो पेयर थे, कौन कौन से पेयर हैं, देखिए कि सर एक तो टीचर की पत्नी सेल्समैन, ए और डी, बी और सी, ए और डी, बी और सी, ए और डी, बी और सी। तो ए और सी है नहीं, ए और ई है नहीं, बी और डी है नहीं, एफ और डी है नहीं, कौन सा युगल में से एक है, कोई सा ही नहीं है भैया, इनमें से तो कोई सा भी युगल नहीं है, एफ तो इनका बच्चा था, ई भी इनका बच्चा था, ठीक है, और ए के साथ डी है, बी के साथ सी है, ए के साथ में डी है, बी के साथ में सी है, ये रिलेशन हमारे पास में आया था, ठीक है। क्रॉस चेक भी हम करना चाहें तो दोबारा कर सकते हैं, देख सकते हो डी सेल्समैन है, इज मैरिड टू लेडी टीचर, लेडी टीचर से मैरिड है, डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर, डॉक्टर लॉयर से मैरिड है, एफ द अकाउंटेंट इज द सन ऑफ बी, बी का सन है, एंड ब्रदर ऑफ ई, ई का ब्रदर है, सी जो लॉयर है, डॉटर इन लॉ है, ए की बात एकदम सत्य है, ई इज अनमैरिड इंजीनियर है, ए इज द ग्रांड मदर ऑफ एफ, ए एफ की ग्रांड मदर है, सारे रिलेशन सटीक हैं, यही होगा, एक भी पेयर नहीं है उनमें से। आगे देखो लास्ट सवाल, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी एफ का क्या लगेगा, तो डी एफ से कैसे संबंधित हो जाएगा, कि सर डायग्राम एक बार है तो फिर सारे आंसर दे देंगे, डी एफ का क्या लगेगा, एफ के पापा पापा के पापा हैं, और पापा के पापा पापा स्क्वायर नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, दादाजी, क्या होंगे, ग्रैंडफादर हमारे पास में यहां पर होंगे, ठीक है। तो दादा के दादा हमारे पास ग्रैंडफादर यहां पर हो जाते, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन हुआ। आगे चलें, ठीक है। देखो बैंक में एडवांटेज भी है तो लॉस भी है, एक तरीके से आप ये देखो, वहां आप लोगों के पास में एक ही सवाल आप जितना जल्दी करोगे 5 क्वेश्चन हो जाते हैं लगातार, ठीक है। एसएससी रेलवे में एक ही सवाल पूछेगा, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, कितना ही टाइम लग रहा हो। तो ये एडवांटेज है, बैंक में भले दुगना समय लग जाए सॉल्व करने में, 3 गुना लग जाए तब तक कोई दिक्कत नहीं है, 5 गुना भी लगा दोगे तो भी 5 क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्वेश्चन एक साथ होंगे,
ठीक है, लेकिन सवाल सोचने पे मजबूर जरूर करता है। देखो, पजल का मतलब ही यह है कि कोई चीज आपको सोचने पे मजबूर करे। पजल तो ब्लड रिलेशन से पूछ लेगा, पजल आपका रैंकिंग टेस्ट से पूछ लेगा, डायरेक्शन से पूछ लेगा, सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर पजल पूछ लेगा। पजल तो किसी भी टॉपिक से आ सकती। पजल का अर्थ है सिर्फ पहेली बुझाना, आपकी बुद्धि को चेक कर रहा है, आपके माइंड में चीजें किस लेवल पे क्लियर हैं उसे चेक कर रहा है। तो देखिए, SRNLMTOP 8 व्यक्ति एक गोले में केंद्रीय और मुंह करके बैठे हैं, उनके अलग अलग व्यवसाय हैं। तो ये हमारे पास में 8 लोग गोले के अंदर बैठे हुए हैं और इन सब के अलग अलग व्यवसाय हैं, तो 2 एलिमेंट हो गए हमारे पास में। ठीक है, आगे अरेंजमेंट दे दिया। चलिए, क्या कहा है कि सर कितने लोग हैं, 4 और 4 8। तो 8 को बिठाने का तरीका 2, 3 और 4, चारों दिशाओं के जैसे 4 को बिठाइए। यहां 1 2 3 4। ठीक है, देखो, मुंह करके बैठे हैं, उनके अलग अलग व्यवसाय हैं। रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, शिक्षक, लेखाकार, दुकानदार, पेंटर, सुपरवाइजर, प्रत्येक जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। एम ओ के बाएं से तीसरा है, ओ के बाएं तीसरा है, तो हम शुरुआत कर सकते हैं इससे। ठीक है, क्या जानकारी है, ओ का बायां 1 2 3, एम आ गया यहां पे कि सर दोनों बैठ गए। इनका प्रोफेशन हम लिखेंगे अंदर, आदमी रहेगा बाहर। डॉक्टर एम के ठीक दाएं बैठता है, एम का ठीक दायां डॉक्टर है। क्या है, डॉक्टर हमारे पास में। आगे, एम के ठीक दाएं बैठता है और एम रिपोर्टर नहीं है, एम रिपोर्टर नहीं है। क्रॉस दर्शाते हुए चल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, सबसे अहम स्टेप है आपके पास में। ठीक है, आगे देखो, आर और पी में से कोई भी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर और पी में से कोई भी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां आर नहीं हो सकता, पी नहीं हो सकता, यहां पी नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, इन दोनों जगह पे। चलिए आगे बढ़े। टी एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं तीसरे स्थान पे। डॉक्टर तो बैठ चुका है, डॉक्टर का दायां तीसरा 1 2 3। ठीक है, तो टी एक शिक्षक, टी जो कि एक क्या है, टी फॉर टीचर, ये टीचर है और डॉक्टर के दाएं तीसरा है। और क्या दिया है आगे, डॉक्टर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एक दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरे स्थान पे है, शिक्षक का बायां दूसरा हमारे पास एक दुकानदार है। कौन है, शॉपकीपर। दुकानदार है टीचर के बाएं दूसरा। आगे देखें, पेंटर एम के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एम बैठा हुआ है, एम का बायां दूसरा पेंटर होगा साहब। कौन होगा, पेंटर है यहां पे, पेंटर बैठ गया इस जगह पे। क्रिकेटर एस टी और पी के मध्य बैठा है, तो एस एक क्रिकेटर है, टी और पी के बीच में बैठा है, तो टी तो इधर है और पी और टी के बीच में अगर बैठा है तो क्रिकेटर जो हमारे पास हुआ, क्रिकेटर एस, एस इधर तो आ नहीं सकता और बीच में बैठा है, तो एस को इधर ही बैठना पड़ेगा और पी को इधर आना पड़ेगा, तभी पी और टी के बीच में एस बैठेगा, जो हमारे पास में क्या है, क्रिकेटर है सर। कौन है, क्रिकेटर। आगे देखें, अकाउंटेंट क्रिकेटर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, क्रिकेटर का दायां दूसरा, क्रिकेटर का दायां दूसरा अकाउंटेंट है। कौन है, अकाउंटेंट। ये लीजिए, अकाउंटेंट बैठ गया। एन टी के बाएं तीसरा है, टी का बायां तीसरा, टी का बायां देखो 1 2 3, ये कौन है, एन हमारे पास में। इतना तो सवाल ने दे दिया और इसमें अब तक तुमने कोई बुद्धि नहीं लगाई है, हमारी बुद्धि का प्रयोग इसमें अब तक नहीं हुआ है। अब बारी है कि जो नहीं बैठा अब तुम खुद से बिठाओ, पजल करो माइंड को, पहेली बुझाओ। अब बताओ आगे तुम, इतनी कहानी तो सवाल ने बताई है कि भैया इतना तो हम दे रहे हैं,
इसको व्यवस्थित कर लिया हमने, दो एलिमेंट हमारे पास में है। अब आप देखो कि सर NMPSTO ये बैठ गए हमारे पास में, दो ही व्यक्ति बचे हैं। कौन कौन सा बचा है? एक तो R बच गया है आई थिंक, और एक L बचा है। ठीक है, तो देखो R और L बचे हैं, R यहां पे नहीं हो सकता, तो R को इधर आना पड़ेगा, L को इधर। तो इतनी सी बुद्धि आपको लगानी थी, जो मैं नहीं समझता कोई भारी काम है। जब सवाल ने इतना सब कुछ दे दिया और आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना हो, तो ये कोई टिपिकल टास्क नहीं है। दोनों बैठ गए। अब देखो प्रोफेशन की बात करें, सारे प्रोफेशन आगे। ये रिपोर्टिंग नहीं करता है, एम रिपोर्टिंग नहीं करता, तो रिपोर्टर इस जगह होगा। रिपोर्टर जैसे ही ये व्यक्ति हुआ, वैसे ही एम का प्रोफेशन क्या बचेगा कि सर दुकानदार हो गया, पेंटर हो गया, डॉक्टर हो गया, क्रिकेटर हो गया, शिक्षक हो गया, लेखाकार हो गया, सुपरवाइजर। कौन बचा? सुपरवाइजर। तो ये कौन है कि सर सुपरवाइजर है। एम क्या है? सुपरवाइजर। सबका प्रोफेशन आ गया, सबकी व्यवस्था हो गई। दो एलिमेंट में ये हमारे पास में सिटिंग अरेंजमेंट को अगर ये लेकर के जाता है पजल में, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये उसका एक सटीक उदाहरण आपके सामने है। दो चीजों को मर्ज करवा रहा है, यानी डबल मेहनत करवा रहा है। ठीक है, देखो इसके ऊपर सवाल कितने टाइप के पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन रिपोर्टर है? तो हमने कहा रिपोर्टर तो भैया कौन है? रिपोर्टर है ओ। कौन है रिपोर्टर? ओ हमारे पास में रिपोर्टर यहां पर है। आगे आओ, आगे बोला है आर के संबंध में एस का क्या स्थान है? तो आर के संबंध में एस का स्थान क्या है? आर के संबंध में एस का स्थान चाहिए दाईं तरफ तीसरा। कौन सा है? दाईं तरफ तीसरा, दाईं और तीसरा, थर्ड टू द राइट, दाईं और तीसरा। आगे आओ, सवाल है यदि हम एन से प्रारंभ करते हुए वामावर्त दिशा में गिने, एन से शुरू करते हुए वामावर्त दिशा में गिने, घड़ी के विपरीत दिशा में गिने, तो पी और एन के मध्य कितने व्यक्ति हैं? एन से एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे, पी और एन के बीच में कितने हैं? एन से एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे तो पी और एन के बीच में कितने हैं? एंटी क्लॉकवाइज गिनो तो यहां सर हमारे पास में दो व्यक्ति हैं। कौन है? दो व्यक्ति हमारे पास में। कितने हैं? दो व्यक्ति हमारे पास में हैं बीच में। ठीक है, एन से एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ध्यान से देखो कि सर एन से एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? ये तो घड़ी की दिशा में हुआ। किस दिशा में हुआ? घड़ी की दिशा में जाओगे तो दो लोग हैं। घड़ी के विपरीत जाने के लिए बोला है, ये है वामावर्त दिशा, ये गलती नहीं करनी है। तो एन से घड़ी के विपरीत दिशा में जाओ पी तक, एक दो तीन चार, चार लोग मिलेंगे सर इस तरफ। कितने लोग हैं? चार लोग। तो डायरेक्शन का ये फर्क पड़ता है, दोनों आपको बता दिए, दोनों चीजें पूछ ली जाती हैं। कितने व्यक्ति हैं? चार व्यक्ति होंगे। एन से प्रारंभ करके वामावर्त दिशा में पी और एन के मध्य कितने हैं? चार लोग। अगर ये यहां पे दक्षिणावर्त बोल देता, दक्षिणावर्त पूछता, घड़ी की दिशा में पूछता, क्लॉकवाइज दिशा में पूछता, तो दो उत्तर आता। लेकिन इसने वामावर्त पूछा है, एंटी क्लॉकवाइज पूछा है, तो चार उत्तर होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखो, क्लॉकवाइज पूछे एंटी क्लॉकवाइज पूछे। ठीक है, जिस दिशा में जिस आदमी से दिशा लेनी है वहां से दिशा चला दो, फिर गिनो कितने लोग। आ गया, अगला देखें। ऊपर उल्लिखित स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से चार जोड़े एक जैसे हैं, इसीलिए वे अपना समूह बनाते हैं। कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? टीचर, पेंटर, सुपरवाइजर, शॉपकीपर, क्रिकेटर, रिपोर्टर, डॉक्टर, अकाउंटेंट, कौन सा संबंधित नहीं है? ठीक है, अब कैसे लेकर चलें इसको वहां पे, बार बार अप डाउन। तो टीचर, पेंटर, सुपरवाइजर, शॉपकीपर। टीचर पेंटर एक का गैप है, सुपरवाइजर शॉपकीपर एक का गैप है, एक एक का गैप है दोनों में।
एक एक का गैप है इन दोनों में। क्रिकेटर, रिपोर्टर, डॉक्टर, अकाउंटेंट। क्रिकेटर, रिपोर्टर, डॉक्टर, अकाउंटेंट। क्रिकेटर, रिपोर्टर, इनमें भी एक का गैप है। डॉक्टर, अकाउंटेंट, एक का गैप है। चारों में एक एक का गैप है। चारों में एक एक का गैप है। शॉपकीपर और डॉक्टर, यहां भी देख लो, शॉपकीपर और डॉक्टर पड़ोसी हैं, ये दोनों पड़ोसी हैं। तो अलग और असंगत छांटना है। इसका अर्थ है कि हमें, इसने कहा है कि इनमें से समूह से संबंधित नहीं है। इसका मतलब सभी एक समूह बनाते हैं, एक नियम का पालन करते हैं, और इन चारों में वही एक संबंध था कि इन चारों में जिन भी दो लोगों की बात करिए उनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। जबकि यहां हमारे पास में ई जो हमारे पास में है, इनके बीच में कोई नहीं बैठा, ये आपस में क्या है, पड़ोसी है। ठीक है, आगे आओ। अगला देखें, उपयुक्त व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एन इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ सुपरवाइजर। एन जो है सुपरवाइजर के इमीडिएट राइट में है। सत्य, असत्य ढूंढना है। क्या ढूंढना है? असत्य। तो चलिए, सुपरवाइजर के राइट में एन है, सुपरवाइजर के राइट में एन है, नहीं है भैया। अच्छा सुपरवाइजर इधर, सुपरवाइजर के राइट में एन है, बिल्कुल है, ये बात सत्य है। सुपरवाइजर यहाँ पे, ये तो शॉपकीपर था, सुपरवाइजर के राइट में एन है, बात सत्य है। हमें असत्य ढूंढना है। पहला विकल्प गया। अगला देखो, क्रिकेटर जो है वो शॉपकीपर के दाएं तीसरा है। ठीक है, शॉपकीपर के दाएं तीसरा है। शॉपकीपर के दाएं 1 2 3, तीसरा हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, शॉपकीपर के दाएं 1 2 3। कि सर ये भी सत्य है, असत्य ढूंढना है। क्या ढूंढना है? असत्य ढूंढना है, झूठ ढूंढना है। डॉक्टर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन सुपरवाइजर और अकाउंटेंट। डॉक्टर सुपरवाइजर और अकाउंटेंट के बीच में बैठा है। डॉक्टर सुपरवाइजर और अकाउंटेंट के बीच में बैठा है, नहीं बैठा है। सुपरवाइजर अकाउंटेंट के बीच में डॉक्टर नहीं बैठा है, असत्य मिल गया। ठीक है, सुपरवाइजर और अकाउंटेंट के बीच में बैठा है, नहीं, ऐसा नहीं, साइड में बैठा है। आगे आ जाएं हम लोग, एक और प्रश्न, 5 क्वेश्चन फॉर्मेट का हम देखें। एक इमारत के एक ही तल पर 8 फ्लैट हैं। एक ही तल पे क्या है? 8 फ्लैट। एक ही फ्लोर पे हैं, 8 लाइन से हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये फ्लैट 2 पंक्तियों में है, प्रत्येक पंक्ति में 4 फ्लैट, यानी कि ऐसे हैं, 4 इधर हैं फ्लैट और 4 फ्लैट ऐसे एक ही फ्लोर पर आमने सामने फ्लैट इसने बना रखे। उत्तर की ओर है, दूसरी पंक्ति दक्षिण की ओर है। चलिए, बिल्कुल सटीक बना दिया हमने फिर तो। आगे देखें, एफ है उत्तर की ओर उन्मुख। एफ इज फेसिंग, यहां से सवाल स्टार्ट हो जाता है। एफ इज फेसिंग नॉर्थ एंड डी इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ इट। तो एफ नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ऊपर की तरफ है, और इसके सामने कौन है? डी है। तो डी और एफ इस प्रकार से, डी ऊपर एफ नीचे। आगे देखो, नन ऑफ ए एंड सी आर साउथ फेसिंग। ए और सी साउथ में नहीं, साउथ की तरफ नहीं देखते, तो ए और सी भी सर यहीं पर आएंगे एफ के साथ साथ। आगे देखो, ए इज नॉट एट एनी एंड। ए एंड पर नहीं है, तो ए यहां नहीं है, ए यहां कहीं होगा। आगे देखें, एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में सेकंड है, एफ के लेफ्ट में सेकंड है ए। अब अगर इन दोनों तीनों को बिठाना है, ए यहां नहीं आ सकता, तो फिर ए और एफ को बिठाने का केवल और केवल ये तरीका रह जाता है, और कोई संभव तरीका नहीं है। एफ के सामने डी है, तो ये हमारे पास में डी यहां पर होगा। ठीक है, आगे देखें, E is exactly in front of the south facing B. साउथ फेसिंग बी जो है, इस बी के सामने कौन है? ई इसके सामने है।
बी यहां होगा, ई इधर आएगा, बी यहां होगा, ई इधर आएगा, एक स्थिति होगी। जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में थर्ड है, इसके राइट में 1 2 3, यानी कि जी का हमको बता दिया। इतना तो सवाल ने दे दिया हमको, और फिर सवाल ने बोला कि अब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और आगे सॉल्व करें। तो हमने कहा ठीक है, लाओ भैया हम बता देते हैं क्या है बचे हुई स्थिति। बी के सामने ई है, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, सर इस जगह ही होगा। ये तो हमने पहली बार बुद्धि लगाई। और आगे देखा, ए और सी नीचे हैं तो सी बच गया, सी इधर आ जाएगा। ऊपर एक व्यक्ति बचेगा, कौन सा बच गया? एच। एच आएगा यहां पे। सबको फ्लैट दे दिए। इतना सा काम था आपका, जो मात्र 2-3 सेकंड का है। सवाल का कॉम्प्रीहेंशन, कि अगर आपके पास एक ही फ्लोर पे आ गए तो आपके पास ये टाइप मैंने बताया, जैसे व्यवस्था करते थे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में वैसे अरेंज करो। ठीक है, क्योंकि आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है तो ये पजल है, सोचने पे मजबूर नहीं करता सिटिंग अरेंजमेंट होता। जी डी के दाएं से तीसरे स्थान पे हो गया पूरा। आ जाओ सवालों पे, कूद पड़ो सवालों पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिरों पर दक्षिण मुखी फ्लेटों का जोड़ा है? दक्षिण मुखी है और सिरों पर है। तो दक्षिण मुखी ये हैं, सिरों पर हैं, जी है और डी है। कौन कौन है? जी और डी। तो जी और डी वो युग्म हैं जो दक्षिण मुखी हैं और सिरों पर हैं। आ गया है। उत्तर दिशा में स्थित कौन सा फ्लैट एच के ठीक सामने है? उत्तर दिशा में स्थित कौन सा फ्लैट एच के ठीक सामने है? तो यहां देखो, उत्तर दिशा में स्थित है, एच के सामने है। तो देखो, एच के सामने है ए। कौन है? ए हमारे एच के सामने। आगे आओ, अगला देखें, निम्न में से कौन सिरों पर फ्लैटों की एक जोड़ी है? सिरों पर बैठे हैं ऐसा फ्लैट की कौन सी जोड़ी है? तो सिरे हमारे पास हर रेखा के 2 सिरे होते हैं। सिरों पर बैठे हैं जी डी सी एफ, ये चारों सिरे पे हैं, जी डी सी एफ। जी डी सी एफ, ठीक है। तो जी डी सी एफ हमारे पास में, जी डी सी एफ हमारे पास में ना तो इसमें है, जी डी सी एफ नहीं है, सी एच है, और जी डी सी एफ इसमें नहीं है, जी डी सी एफ इसमें नहीं है, जी डी सी एफ इसमें नहीं है। नन ऑफ दीज हमारे पास होगा। कौन चार हैं जो सिरों पर बैठे हैं? जी डी सी एफ। आगे आओ, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सिरों पर उत्तरमुखी फ्लैटों की जोड़ी है? उत्तरमुखी फ्लैट हैं, सिरों पर बैठे हैं। चलिए सवाल पे, कि सर उत्तरमुखी हैं ये दोनों और सिरों पर बैठे हैं, तो सी और एफ हमारे पास यहां पर होगा। सी और एफ उत्तरमुखी हैं। आ गया, आखिरी सवाल इस पर, कौन सा फ्लैट फ्लैट सी के ठीक सामने है? सी के सामने कौन सा है? सी के सामने जी है। सी के सामने कौन सा है? जी हमारे पास में होगा। ठीक है, तो यहां शुभारंभ हुआ 5 क्वेश्चन फॉर्मेट का। तो 5 क्वेश्चन फॉर्मेट्स आपने देखे आज। अगर गोल्डन रूल से बाहर हमने इनको नहीं जाने दिया, गोल्डन रूल्स का ध्यान रखो। शॉर्ट फॉर्म में जानकारी है, व्यवस्था को सॉलिड शुरुआत करो, चेन बनाते हुए रिलेट करते हुए चलो। सवाल को पढ़ते पढ़ते शॉर्ट फॉर्म लिखो, सवाल दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, जो व्यक्ति बैठ गए, डायरेक्ट जानकारी सवाल में सबसे पहले जानी चाहिए, भले ही वो कहीं पर भी आपको दे रखी हो। इनडायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में होगी, जैसे ही डायरेक्ट जाती है इनडायरेक्ट उसके बाद जाती है, फिर आपके पास नेगेटिव। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिमाग चकरा जाता है? नहीं, 5 क्वेश्चन में काहे दिमाग चकराएगा? दिमाग चकराना चाहिए पजल को बनाने में। पजल बन गई तो 5 पूछे, 50 पूछे, 1000 पूछे, ये तो अच्छी चीज है, बैंक में एडवांटेज है ये। अब अगर आपको एक सवाल सॉल्व करते 5 टिक करने, तो इससे बड़ी मौज क्या हो सकती है? इससे बड़ी मौज हो सकती है क्या? एक तो हो कि आपसे पेपर आए 35 पजल पूछ लू मैं, और एक सवाल मिले, 35 सवाल हो जाएं टोटल। एक मैं पूछूं 35 सवाल,
लेकिन कैसे पूछूं कि आप लोगों के पास में यहां 7 ही पजल हैं। कितने पजल हैं? 7 पजल हैं, उनसे 35 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मौज तो यहां है ना, है कि नहीं है? ठीक है। सिर्फ डर है, जो डर पजल का आपका निकलने लग गया होगा, जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों में से जो भी 150-200 लोग डेली बैठ रहे हैं, डेली क्लासेस ले रहे हैं, उनको डेफिनेटली चीजें क्लियर होती हुई चल रही होंगी। ठीक है। क्लास बाय क्लास बहुत जबरदस्त पेस के साथ में आराम आराम से चीजों को समझते हुए डिटेल में हम लोग चल रहे हैं, और इतना जबरदस्त तरीके से कैटेगराइज कर रखा है ना क्वेश्चनों को, कि आप फ्लो में पढ़ते हुए चल रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा सब कुछ एकदम मक्खन है, और एकदम हम टिपिकल लेवल की तरफ भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।